100 प्लस में तो स्टीयरिंग होता है ना, बहुत स्टेबल हो जाती है। देखिए दिक्कत तो एक बार बैटरी का इशू हुआ था, सेल्फ मारते थे तो लेता नहीं था। उसके बाद फिर एक दिक्कत आई थी गेट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। हमारे पीछे देख सकते हैं कि टाटा की अल्ट्रोज है और इस कार में कुछ चीज़ें जो है आपको बेस्ट इन सेगमेंट मिलती है। ग्लोबल एनकेप में ये 5 स्टार का स्कोर करके आई है। साथ ही साथ इसकी जो राइड एंड हैंडलिंग है वो आपको एक्सेलेंट मिलती है। और इसके जो ओनर है उनसे भी आपको बात कराएंगे, उनसे भी इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस लेंगे, वो क्या सोचते हैं इस कार को लेने के बाद में। तो ये देख सकते हैं कि हमारे साथ में मेघू जी हैं। हाय। हाल में ही इसको धुलवाया गया है तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और चलते हुए हम लोग बात करते हैं, कार को आपने कब लिया था और कितना किलोमीटर चल चुकी है? कार को 2021 मई को लिए थे और अभी 18,510 किलोमीटर चल चुकी है। इस कार को लेने से पहले कौन कौन सी कार आपने देखी थी और यही कार को क्यों चूज किया? इससे पहले स्विफ्ट, हुंडई का i20 सोनेट में गए थे, लेकिन ओवर प्राइस होने के कारण उसको नहीं लिए। और उसके बाद मैग्नाइट भी देखे थे। कैसे मन हो गया इसको अल्ट्रोज लेने का? इसका टेस्ट ड्राइव किए, तो गाड़ी रोड में चिपक के चलती है, इसमें ज़्यादा महसूस हुआ हमको अच्छा। पहले कौन सा कार आप चलाते थे? बेलेनो। तो बलिनो से सीधा अल्ट्रोज में जी। तो मारुति की बलेनो और इसमें मतलब क्या अंतर आपको महसूस होता है? अंतर तो बहुत ज़्यादा महसूस होता है। सबसे पहला बात कि मारुति में माइलेज के हिसाब से देखिएगा तो इससे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सेफ्टी पर्पस के लिए मारुति एकदम नहीं है। तो मेन सेफ्टी को ध्यान में रख के इस कार को आपने लिया ना जी। कौन सा वेरिएंट है ये XM प्लस है। उस समय जस्ट XM प्लस लॉन्च ही हुआ था ना? लॉन्च हुआ था, पेट्रोल में ही था। इतना दिन चलाने के बाद में कार आपको अभी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। ओवर स्पीड में चल रहा है, जैसे 100 प्लस में तो स्टीयरिंग होता है ना, बहुत स्टेबल हो जाती है। और ये जो कंडीशन है बलिनो के साथ में नहीं था। वो तो स्लिप करती है, उसका चक्का घस 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 आवाज देती है। जो ब्रेक करने के बाद भी इसका कुछ अलग परफॉर्मेंस मिलता है, जल्दी कंट्रोल हो जाती है। कुल मिला करके इसका ब्रेकिंग भी बहुत अच्छा, बहुत तगड़ी। सिटी में चलाने वाले तो मतलब उतना नहीं फर्क चलता है, लेकिन हाईवे में चलने के बाद बहुत मजा देती है। लोगों का मानना है कि जो टाटा की गाड़ियां हैं, ये आपको भी पता है कि इसमें 3 सिलेंडर का इंजन है जी। वो तो खरीदने के समय आपको ये पता था कि ये 3 सिलेंडर है? हाँ। वाइब्रेशन आता है, वो तो वाइब्रेशन था, हल्का नॉइज था, लेकिन गाड़ी इतना चलने के बाद अभी तो हमको कुछ वैसा नहीं पता चलता। कहने का मतलब है कि ओवर द टाइम धीरे धीरे जो वाइब्रेशन और नॉइज था वो कम हो गया, इंजन स्मूथ हो गया पहले के तुलना। जी। टिगोर है हमारे घर में है, वो 50,000 किलोमीटर चल चुकी। मैं भी ये कह सकता हूँ कि ओवर द टाइम जो ये 3 सिलेंडर है टाटा का, धीरे धीरे इसमें स्मूथनेस आ जाता है एकदम। और ये आप चल रही है ना गाड़ी, अभी तो पता नहीं चल रहा है कुछ। और एक चीज अभी देख लीजिए, 100 समथिंग अभी चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कुल मिला करके देखा जाए तो इस कार को हाईवे में चलाने का मजा अलग है, कुछ ही अलग है, जो कि बलिनो और i20 में आपको नहीं मिलेगा, नहीं आता है। तो वो एक चीज़ है। और एक चीज़ पूछ लेते हैं कि सर्विस क्या हाल है टाटा का? क्या है कि टाटा की गाड़ियाँ जो भी लेते हैं वो टाटा के सर्विस सेंटर से ही परेशान रहते हैं जी। और तो अभी जैसे 18,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो क्या दिक्कतें अभी तक इस कार में आपको आई है? तो पहले सर्विस के बारे में बोल लीजिए। सर्विस के बारे में मतलब टाटा को तो मतलब सबको ही जान रहे हैं कि थोड़ा सा लेजी है, बट गाड़ी का एक चीज़ है कि जैसे आपका i20 हो गया, बेलेनो हो गया, ये सब 10,000 किलोमीटर पे होता है। ये 15,000 पे। आदमी बोलता है कि कॉस्ट है, तो ये तो 5,000 किलोमीटर अधिक भी तो हम चल रहे हैं। हमको 3 बार करना होगा गाड़ी को, वहाँ आप उसको कीजिएगा तो मतलब 4 बार करना हो जाएगा। मतलब वो जोड़ लीजिए ना, 15 या 45,000, तो मतलब 4 से भी ज्यादा करना पड़ जाएगा आपको। मतलब फिर उससे आधा चल जाएगा और 5,000, मतलब 4.5 बार करना हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो सर्विस कॉस्ट इसमें आपको कम पड़ेगा, इसमें कम पड़ता है। हाँ, तो सर्विस सेंटर का स्थिति अगर आप लोग को बताएं तो
जगह टू जगह थोड़ा सा वेरी करता है। कहीं कहीं टाटा का सर्विस अच्छा है, कहीं कहीं लोगों के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली सर्विस में टाटा को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत बहुत जो है। दूसरा चीज़ है ना कि टाटा के सर्विस सेंटर में जो टेक्नीशियन होते हैं उतने ट्रेंड नहीं होते हैं। उनको बार बार बताना पड़ता है कि कार में ये समस्या है, यहाँ से है। जितना एक ओनर समस्या को पकड़ पाता है ना, टाटा के सर्विस सेंटर वाले उतना जल्दी नहीं पकड़ पाते। अब बताइए कि इतना दिन में किस तरह की दिक्कत आपको इस कार में आई है और कितना परेशान आप रहे हैं? देखिए, दिक्कत तो एक बार बैटरी का इशू हुआ था, जो कि मतलब मेरा गाड़ी जैसे ऑन रह जाता था, जैसे वॉशिंग के टाइम। तो उस टाइम बैटरी मतलब ड्रेन ये हो जाती थी, बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती थी जी। तो उसी टाइम सेल्फ मारते थे तो लेता नहीं था। उसके बाद फिर एक दिक्कत आई थी गेट में, जो कि शीशा फंस जाता था अपने आप चढ़ते अप डाउन नहीं होता था। नहीं, तो स्विच का प्रॉब्लम था, वो भी सारा वारंटी में था, तो करवा लिए। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन उन लोगों को भी समझ में नहीं आता था कि कहाँ से दिक्कत आ रही है। खुद नहीं आ रहा था समझ में। और जो स्टार्टिंग वाली जो दिक्कत थी वो बैटरी से एक्चुअली में थी जी। बैटरी जब हमको कंपनी दी दूसरा, अभी कोई दिक्कत नहीं चल रहा। तो बैटरी का वो इशू था। पहले वो ये विंडो वाला प्रॉब्लम था। जब हम इसको अप डाउन करते थे तो इस लाइट पे, लॉक वाला जो लाइट है ना, ब्लिंक करते रहता था एकदम ब्लिंक करता। और ये अप डाउन होने में काफी दिक्कत करता था। काफी दिक्कत। हालांकि वारंटी में था तो अभी सब कुछ सही है। तो वो एक चीज है। और गाड़ी चलाने में तो एक्चुअली में बहुत मजा आता है, खास करके हाईवे में। तो वैसे आदमी जिनको ज्यादा सिटी में चलना होता है उनके लिए थोड़ा सा ये गाड़ी उतना मजा न दे, क्योंकि इसके लो आरपीएम में थोड़ा सा लैग रहता है, महसूस होता है। लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे इस कार को आप चलाते हैं तो यूज टू हो जाते हैं। क्लच और एक्सीलरेटर का कॉम्बिनेशन आपको सही ढंग से रखना पड़ेगा, नहीं तो लैग आपको फील होगा अचानक से जब आप इस कार को चलाने बैठेंगे। 2000-2500 आरपीएम के बाद पता ही नहीं चलता। मतलब जितना आरपीएम इसका इंक्रीज होता है उतना बढ़िया गाड़ी का परफॉर्मेंस आ जाता है। वही बलिनो के साथ में एक चीज हमने ऑब्जर्व किया है कि उसकी जो स्टीयरिंग फीडबैक है एकदम बहुत ही वाहियात हुआ करती थी। इसमें आपको किस तरह से मिलता है? इसमें तो बहुत अच्छा है हर चीज के मामले। मतलब रोड में चिपक के जो चलती है ना ये, उसमें नहीं मजा देता था। मतलब और लगता था कि इधर उधर कहीं उड़ जाए, मतलब हवा टाइप गाड़ी हो जाती थी। हाँ, उसका ऐसे भी कर्वेट काफी कम था। उसकी जो बिल्ड है काफी हल्की, जो मारुति की गाड़ियां जनरली रहती हैं। उसके बाद मतलब कहीं से भी सट जाए तो दब जाती थी। हाँ, बम्पर उसका अक्सर निकल जाने की शिकायत रहती थी। इसमें कभी उस तरह का कुछ हुआ है क्या? हालांकि अगर देखा जाए ऑन पेपर तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बलिनो से 5 mm कम ही है। तो गांव में जैसे चलते हैं तो कभी दिक्कत करती है ये? हाँ, कभी सटती है, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि बम्पर आगे से निकल गई हो या पीछे चल गई हो, जैसे बैक किए तो उस टाइप का नहीं है। एक बार तो था कि मतलब मेरा घर के सामने एक चापानल है, वहाँ पे राउंड नहीं दिया रहता है। हाँ, उसका जो ढांचा बना हुआ रहता है पानी को निकलने के लिए, जो फ्रेम बना हुआ रहता है। हाँ, वही फ्रेम पे ये चढ़ चुकी थी। वो सटा रहे थे तो सट गई और उसमें चढ़ गई। तो उसको फिर हम बाइक किए, हम सोचे कि गया बम्पर आज, लेकिन फिर पीछे किए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक स्क्रू भी इधर उधर नहीं हुआ। मतलब बम्पर जहाँ का तहाँ रहा, हल्का सा स्क्रैच आया लेकिन बम्पर खुला नहीं। तो ये तो खैर है बिल्ड क्वालिटी है। सेफ्टी तो आपको पता ही है, ग्लोबल इनकप में ये इकलौती जो प्रीमियम हैचबैक कार की जो सेगमेंट है उसमें 5 स्टार का स्कोर करके आई है। तो सेफ्टी वाइज भी आपको ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। स्पेस वाइज और सीट के बारे में कुछ बताइए। सीट भी तो हमको ठीक ही ठाक लग रहा है, बहुत अच्छा है सीट। लेकिन मतलब और बलेनो इस सब का सीट से थोड़ा ये कम लगता है। कम है मतलब चौड़ाई वगैरह कम है। बाकी तो ये सब ठीक है। कंफर्ट वाइज दिक्कत नहीं है, खाली चौड़ाई थोड़ा सा और होना चाहिए जी, थोड़ा सा होना चाहिए। जैसे लो आरपीएम में गाड़ी लैग करती है, थोड़ा सा आरपीएम इसको हम बढ़ा के एक्सीलेटर और इसके क्लच के साथ कॉम्बिनेशन मिला के करते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। धड़धड़ाहट वगैरह भी कुछ नहीं पहले होता था, क्योंकि पहले तो बलेनो वगैरह 4 सिलेंडर चला के आदत था तो थोड़ा सा धड़धड़ाहट होता था, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। तो वाइब्रेशन भी कम हो गया है
गियर लीवर में स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन था, अब हाँ, क्या है स्थिति इसका? अब तो नहीं है, अब एकदम ठीक है। दूसरा चीज़ है कि इसमें कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आए थे, L04 करके आया था, तो वो भी होने के बाद थोड़ा सा हाँ, ये ठीक हुआ है कि नहीं? जी जी। उस टाइम तो मेरा सारा चीज गेट ना खुल रहा था, डिक्की नहीं खुल रहा था, डिक्की भी लॉक हो जा रहा था अपने आप। जब L04 का हुआ ना अपडेट, तब से फिर ठीक हो गया है। तो अगर सर्विस में कॉस्ट की बात करें तो एवरेज कितना का आ जाता है? जैसे ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, AC फिल्टर वगैरह सारा चेंज होता है तो 3200 से 3500 के बीच में। तो ये लगभग रीजनेबल प्राइस है। और भी मारुति हुंडई की गाड़ियों के आप देखते हैं तो 4000-5000 के आसपास आ ही जाती है। हाँ। तो अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सर्विस कॉस्ट अभी नहीं आ रही है। हालांकि मतलब पेट्रोल वेरिएंट का अभी तो सारा फ्री सर्विस ही हो रहा है। अबर जो होगा वो आपकी पेड वाली सर्विस होगी, है कि नहीं? तो उसमें थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लेबर चार्जेस जो है बढ़ जाते हैं। गांव में ज़्यादातर चलते हैं तो गांव की सड़क वैसी ही रहती है, उबड़ खाबड़ वाली। तो केबिन से किसी तरह का कोई रेटलिंग साउंड वगैरह, कोई आवाज़ की समस्या आज तक आई है क्या? आज तक तो अभी तक कोई आवाज़ नहीं आई है। और एक चीज़ हम देखे हैं कि मतलब जो और गाड़ी हमने चलाया है, और गाड़ी से मतलब अलाइनमेंट वगैरह का प्रॉब्लम हमको लगता है कि आज तक 18,000 किलोमीटर हो गया, हमको जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन कभी काल हम देखवा लेते थे। अच्छा, अपने मन की संतुष्टि लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि गाड़ी अलाइनमेंट आउट हुआ है? आउट नहीं हुआ। केबिन का फिट एंड फिनिश की क्या बात करेंगे? जैसे प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह किस तरह की है? बहुत अच्छी है, देख लीजिए। और तो ये कहने की बात ही नहीं है, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। एक बार आपको दिखा भी देते हैं, ये देखिए। प्लास्टिक हालांकि हार्ड ही है, लेकिन बहुत बढ़िया प्लास्टिक की क्वालिटी दी गई है। साथ ही साथ इसका जो इंटीरियर है वो भी आपको प्रीमियम ही लगेगा, और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में ये कार आती है, तो वो एक चीज़ है। और आज तक तो इनका इस कार के साथ में एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो सब बढ़िया ही रहा है। अब आने वाले दिन में कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि गाड़ियां हैं, मैकेनिकल पार्ट्स लगे हुए हैं, दिक्कतें कभी भी आ सकती हैं और किसी भी ब्रांड के साथ में आ सकती हैं। लेकिन अभी फिलहाल में तो वैसी कोई दिक्कत नहीं आई है कि नहीं? अभी तो दिक्कत नहीं आई है। मतलब एक बार देखे थे कि बलेनो यूज कर रहे थे हम लोग। हाँ। वो बलेनो का स्टीयरिंग फंस जा रहा था। फंसता था? हाँ, 45-50 हजार किलोमीटर पे, लेकिन वारंटी पे वो क्लेम हुआ। अच्छा, तो वो फिर ठीक हो गया था? ठीक हो गया था, लेकिन वैसा तो अभी नहीं। हमको लगता है कि बलेनो जहाँ लेके गए थे उससे खराब ही रास्ता में इसको लेके। निसान की मैग्नाइट आप देखे थे जी। और एक कौन सी गाड़ी देखे थे जो कि किया की सोनर देखे थे। तो वो ऊंची गाड़ियां हैं, अचानक से इस तरह से हैचबैक में कैसे शिफ्ट हो गए? बजट का इशू था, और जिस बजट में ये गाड़ी हो रही थी उस बजट उसमें जा रहे थे, तो उसमें कुछ नहीं मिल रहा था। बेस मॉडल लेना पड़ रहा था एकदम, और कुछ भी नहीं मिल रहा था। और उसी बजट में ये XM प्लस वेरिएंट आपको मिला, तो टच स्क्रीन आपको मिल गया और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल गए। तो जो जरूरी फीचर्स है, पावर विंडो का स्विच चारों मिल गया जी। और ये कि और एक चीज मिल गया कि इसमें देखे कि वॉइस कमांड वगैरह सब चीज है। अच्छा। मतलब रिमाइंडर करते रहता है। ये सब भी मिल गया, सेफ्टी तो था ही। उसकी वजह से आपने इस कार को ले लिए। चलिए, तो अभी ये 18,000 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी तक इनका एक्सपीरियंस अच्छा ही है। और आगे आने वाले दिन में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत, सिटी में भी चला रहे थे, हमको देख लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम मतलब महसूस ही नहीं हो रहा है। अब आदत हो गया ना। अच्छा, तो वैसा कुछ नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। जी जी, मतलब एक स्टीयरिंग से दूसरा स्टीयरिंग होने के बाद तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता ही है, एक कार से दूसरे कार में शिफ्ट होने के बाद में। अच्छा, माइलेज वाइज किस तरह से लग रही है? कितना माइलेज ये आपके दे रही है सिटी में और हाईवे में? हाईवे में तो हमको लगता है 20 के एवरेज निकाल रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया, तब तो ये माइलेज निकाल रही है। हाईवे में ऐसे 17-18 माइलेज निकालना तो लोगों पर भी डिपेंड करता है ना, कि किस तरह से लोग कार को चलाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप बढ़िया माइलेज ले रहे हैं, तो इसको आप बहुत ही रिलैक्स चलाते हैं, आराम से। ये जो RPM है 2000 के आसपास ही रखना रहता है। 2000 से मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत नहीं। सिटी और इको मोड, तो ये किस तरह से आप यूज करते हैं? पैसेंजर के हिसाब से 4-5 फुल
बैठे हुए हैं, तो उस समय सिटी यूज होता है, नहीं तो नॉर्मली इको मोड में ही चलना होता इको है। में मतलब 5 भी बैठे हैं तो सही रास्ता मिल गया, प्लेन हाईवे टाइप मिल गया, तो इकोनॉमी में जो अभी भी चल रहे हैं उसी अच्छा, उसी इसमें टाइप से चलते इकोनॉमी हैं। मोड में चलते हैं तो पावर में किसी तरह का कोई ड्रॉप देखने को मिलता है? थोड़ा सा मिलता है, लेकिन वही है कि फिर माइलेज आपको अच्छी दे देती है। जी माइलेज, लेकिन इसमें भी हम 100 प्लस का स्पीड ये कर लेते हैं, ये आपका इको मोड में। हाँ, हाईवे में तो वही इसीलिए दिया ही जाता है कि एक बार आप 100-120 का अचीव कर लेते हैं, इको लगा लीजिए और आराम से क्रूज करते रहिए, आपको माइलेज मिल जाएगी और आपके लिए सेफ भी रहेगा। गियर बॉक्स तो मतलब अब ठीक ही ठाक लग रहा है, पहले से तो ठीक है, अब स्मूथ हो गया है। स्मूथ हो गया है। एसी वगैरह के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, काहे कि हमारे इंडिया में जिस तरह की गर्मी पड़ती है ना, एसी लोगों को काफी जरूरत रहती है। एसी तो मत बोलिए, एसी तो बहुत तगड़ी है, एसी बहुत तगड़ी है। थोड़ा सा आवाज करता है इसका फैन, लेकिन कूलिंग के मामले में एक नंबर है ना। ये अपना ये हमको लगता है वोल्टास का एसी लगा है इसमें। हाँ, वोल्टास का ही लगा रहता है। मारुति वगैरह में है, हुंडई में है, हो सकता है दूसरा कुछ कंपनी को हो, लेकिन इसमें हम तो देखिए वोल्टास का लगा हुआ है और उसका कूलिंग बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। म्यूजिक भी बहुत सुंदर है इसका। हाँ, चूँकि ये हार्मन पावर्ड है और इसमें जो स्पीकर आता है इनबिल्ट, वो JBL का स्पीकर आता है, तो JBL और हार्मन अपने आप में एक ब्रांड है, तो आपको म्यूजिक बढ़िया ही मिलेगा। इस सेगमेंट में और जितनी भी गाड़ियां हैं, जैसे अभी नई बलेनो लॉन्च हो गई है, i20 आई है, तो नई i20 और बलेनो की प्राइस वैसे भी काफ़ी ज़्यादा है इस कार की तुलना में, महंगी है। तो अगर आपका प्राइस कंसर्न है, बजट टाइट है, तो डेफिनेटली आप अल्ट्रोज की तरफ में जा सकते हैं। आपको सेफ्टी मिल जाएगी और माइलेज भी ठीक ठाक ऑफर कर देती है, और अभी तक वैसे ओनर के तरफ से कोई नेगेटिव विशेष पॉइंट आया नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें इशू है। तो 2022-23 में भी इस कार को लिया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं। ये था मेघू जी का एक्सपीरियंस 1.5 साल और 18,000 किलोमीटर चलने के बाद में इस कार के बारे में ये क्या सोचते हैं। चूँकि एक कार ओनर जितना अच्छे ढंग से किसी भी कार के बारे में बता पाएगा, कोई भी एक यूट्यूबर या रिव्यूअर उतना बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा से ओनर एक्सपीरियंस जो है ना, वो काफ़ी विशेष यूज़फुल होता है, खास करके इस तरह चली हुई गाड़ियों के साथ में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।